हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर अर्पणा गिल खास बातचीत में मौजूद हैं। तो हम आपको बताते चले, बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है लाडावास गांव, और ये बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र की बेटी है। चरखी दादरी जिले से आते हैं ये। ऑल इंडिया रैंक सेकंड वो एक अभी भी सपना लग रहा है, तो काफ़ी खुशी है। ये मेरी माँ की दुआओं का, मेरे पापा की मेहनत का, ये सब की फल है जो मुझे आज मिला है, तो बहुत खुशी हो रही है। मकसद था इनका IAS IPS बनने का। 5 अटेम्प्ट ये गुड़िया दे चुकी हैं। पर मेरे पापा ने वो एग्जाम्पल सेट किया है कि हाँ, वो हमेशा एक दीवार की जैसे मेरे आगे खड़े रहे। कोई भी प्रेशर उन्होंने मुझ तक पहुंचने नहीं दिया। उनका यही सपना था कि मैं IAS बनूं, और उन्हें पूरा भरोसा था। और वही था, वो हमेशा मुझे कहते थे कि मैं हूँ, तू हिम्मत मत हार। 2022 में पापा नहीं रहे, तो उसके बाद से मेरी माँ ने वो दोनों रोल निभाए हैं कि ये मैं खुद देख सकती हूँ कि हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं सब चीज़ें सही कर रही हूँ। तो वो मेरे माँ और बाप दोनों बन के तब से लगी हुई हैं। तो इतने हिम्मत वाले घर वाले होने के बाद मैं कैसे हिम्मत हार सकती थी। तो मेरी मोटिवेशन या फिर डिसिप्लिन जो भी आया मेरी माँ से आया। आप देखिए, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, इनको कोई छुट्टी नहीं मिलती है। सुबह 4 बजे उठती हैं, रात के 12 बजे तक। चीज़ें सिर्फ गाड़ी घोड़े और यहाँ तक नहीं है, एक इमोशनल चीज़ है जो भी रह रखी है। मेरे पापा का सपना था और मैं अभी इस पर नहीं रुक सकती। उनका टाइम बाकी है अभी। हाँ, और वो फाइनल बिल्कुल। तो मेरी बेटी ने बहुत मेहनत करी से दादो पापो जाए पता भी आगे मेरे तो बोल ये रिश्तेदार हैं सब इनके, और क्योंकि दादाजी नहीं है, पिताजी नहीं है, तो थोड़ा सा खुशी का माहौल है। और ये आंसू भी खुशी के, अगर वो होते आज तो ये खुशी 4 गुना बढ़ गई होती। सर वो तो हम नहीं लेके आ सकते, ये आपकी खुशी साझा जरूर करें। मैं बेटी का नाना लगता हूँ, लेकिन ये खुशी के आंसू है। पिताजी का साया सिर से उड़ जाता है तो बहुत दिक्कतें होती हैं। समाज में सब लोगों को बड़ी बात ही पता है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, लगातार चलती रही और इन्होंने इतिहास रच दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज भिवानी ज़िले में, और ख़ास भिवानी में मौजूद हमारे साथ एक ख़ास मेहमान आज पहली बार जुड़ रहे हैं, और वो गुड़िया हैं जिन्होंने, वो कहते हैं ना, आग में तपने के बाद सोना बनता है और सूरज जलने के बाद रोशनी देता है। तो हर फील्ड में अक्सर कहता हूँ IAS IPS का पूरे हरियाणा में इंटरव्यू करता हूँ। आज फिर ऐसी एक होनहार छात्रा, मुझे बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, क्योंकि शायद ही यहाँ से आप कुछ सीख के जाएंगे। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर अर्पणा गिल खास बातचीत में मौजूद हैं, और ये भी गाँव के रहने वाले हैं। ये भिवानी रहते ज़रूर, लेकिन गाँव से ही पले बड़े, सब शिक्षा ग्रहण गांव की, कुछ शहर की, संस्कार अच्छे। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे होनहार बच्चों को, क्योंकि ये स्टोरी आप ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि आपके बच्चों को, आपको शायद कोई फ़ायदा हो सके, क्योंकि आपसे शायद कोई प्रोत्साहन मिल सके इससे। अर्पणा गिल, आपको बंटी भी बोलते? हाँ जी। तो बंटी क्यों कहते हैं? ये बचपन में प्यार से नाम रखा गया था। हाँ जी। तो अभी पूरा हरियाणा आपको देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बधाई हो हमारी तरफ से। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। काफ़ी अच्छा लग रहा है। परसों शाम में रिज़ल्ट आया था, तब से सब लोग बहुत खुश हैं, सब आ रहे हैं। मुझे भी अभी वो जो फीलिंग है उसको सिंक इन करने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो रैंक आई है वो नहीं सोची थी मैंने। हाँ, मेरा पेपर अच्छा हुआ था, इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया था, मुझे उम्मीद थी कि मैं लिस्ट में होंगी, पर ऑल इंडिया रैंक सेकंड वो एक अभी भी सपना लग रहा है। तो काफ़ी खुशी है। ये मेरी माँ की दुआओं का, मेरे पापा की मेहनत का, ये सब की फल है जो मुझे आज मिला है, तो बहुत खुशी हो रही है। क्या लगी है? सर, मैंने EPFO UPSC जो कंडक्ट करवाती है, EPFO APFC का एग्ज़ाम दिया था। EPFO क्या ये पहले बार एग्जाम हुआ है 2015 के बाद? ये इससे पहले भी एग्जाम? नहीं, ये होते हैं, EPFO EO का करवाती है रेगुलर। दिन हो गया शायद, मुझे ऐसा कुछ सुना नहीं। ये पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ, ये 10 साल में मैंने ऐसा कुछ।
हाँ जी, लास्ट टाइम जो APFC का एग्ज़ाम करवाया था यूपीएससी ने EPFO के अंडर, वो 2015 में करवाया था। उसके बाद अभी 2023 में करवाया है उन्होंने, तो काफ़ी समय के बाद। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम था जिसकी मैंने प्लानिंग नहीं की थी कभी कि मैं ये एग्ज़ाम दूंगी, बस मैं तैयारी में लगी हुई थी और ये एक मौका मुझे मिला। तो मुझे लगा कि हाँ, यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम्स करवा रही है मैं वो दे रही हूँ और क्लियर भी हो रहे हैं, तो मुझे ये पेपर भी देना चाहिए। तो मैंने अपना लक यहाँ आजमाने का सोचा, तो मैंने थोड़ी मेहनत की। इसके लिए मैंने स्पेसिफिक तैयारी की थी, क्योंकि उस साल मैंने जो सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट था वो स्किप किया था, तो मेरे पास समय था। तो मैंने स्किप क्यों मतलब बोले तो? सर, क्योंकि मैंने 6 अटेम्प्ट होते हैं, तो मैं 5 दे चुकी थी और मुझे एक अटेम्प्ट ये था कि एक स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान होने के बाद ही मैं अपना लास्ट अटेम्प्ट दूं, क्योंकि ये सपना था जिसको लेकर मैंने 2017 में शुरुआत की थी और उसे मैं ऐसे ही किसी जल्दबाजी या किसी डर के माहौल से जाने नहीं दे सकती थी। तो मैं चाहती थी कि एक स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान होना चाहिए। हाँ जी सर। हमारे साथ बंटी अर्पणा गिल खास बातचीत में मौजूद हैं। मकसद था इनका IAS IPS बनने का। 5 अटेम्प्ट ये गुड़िया दे चुकी हैं और मैं अक्सर कहता हूँ कई 6 अटेम्प्ट देने के बाद हिम्मत हार जाते हैं, घर पे बैठ जाते हैं। लेकिन मैं सलूट करता हूँ इस बिटिया को, क्योंकि आपकी तरह ये भी घर बैठ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 6 रास्ते ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, ये मत भूलिए। आप अक्सर घर पे हताश होकर बैठ जाते हैं। इस बिटिया को देख लीजिए, आपने 6 अटेम्प्ट दिए, 5 दिए, आप सक्सेस नहीं हुए, हताश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, पूरे घर वाले मायूस हो जाते हैं। लेकिन ये बेटी ना झुकी ना रुकी, लगातार चलती रही। 5 अटेम्प्ट असफल हुई IAS IPS में, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। 5 रास्ते बंद तो 6 रास्ते इनके लिए खुले थे। अर्पणा गिल, IAS IPS का इंटरव्यू करते करते अब थोड़ा सा बीच में ऐसा नहीं लगा अब थोड़ा सा नहीं हो पाएगा? मम्मी सबका, घर वालों का, रिश्तेदारों का प्रेशर, अब बेटी को वैसे पढ़ा रहे, वैसे भी आके लड़की है, आप एक अलग से एक वर्डन होता है, वो शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो। तो ये कुछ ऐसा? सर, मैं ये कहूँगी कि शायद मैं वो खुशनसीब लड़की हूँ। एक जनरली एक परसेप्शन है, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि तुम हरियाणा से हो, अब तक तुम्हारी शादी कैसे नहीं हुई? वहाँ तो लोग लड़कियों की शादी कर देते हैं। पर मेरे पापा ने वो एग्जाम्पल सेट किया है कि हाँ, वो हमेशा एक दीवार की जैसे मेरे आगे खड़े रहे। कोई भी प्रेशर उन्होंने मुझ तक पहुँचने नहीं दिया। उनका यही सपना था कि मैं IAS बनूँ और उन्हें पूरा भरोसा था। और वही था, वो हमेशा मुझे कहते थे कि मैं हूँ, तू हिम्मत मत हार। तो उन्होंने वो हिम्मत मुझे दी। हाँ, बहुत फेलियर्स हुए, सिर्फ UPSC के नहीं, मैंने UPSC के और भी एग्ज़ाम दिए। CAPF 2 बार मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया, उसका फिजिकल में नहीं कर पाई। HCS के मैं 4 प्री दे चुकी हूँ, जिसमें से 2 मेंस लिखे मैंने। एक बार मुझे 0.5 मार्क्स से बाहर रखा गया। तो बहुत फेलियर्स थे, हर बार रोती थी कि नहीं होगा। पर जैसे ही अपने घर वालों से बात करती थी कि हम हैं ना, तो बस वो एक वर्ड जो होता है ना कि हम हैं, वो कहता था सबसे ज़्यादा आपके लिए हमेशा मेरे पापा हमेशा खड़े रहे मेरे साथ। और उसके बाद जब तक वो थे, वो ये डिपार्टमेंट वो संभालते थे मुझे मोटिवेट करने का। मम्मी क्या कहती? और मम्मी ये कहती थी कि छोरी बुला ले, ब्याह करके हाथ आग लग रही। मेरी माँ ने कभी ये नहीं कहा। मेरी माँ कहती थी कि ये इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि पेपर होगा, वो कर रही है। वो कभी मुझसे ये नहीं पूछती थी कि तेरा पेपर हुआ, कैसा हुआ। वो हमेशा फ़ोन करके पहली बात ये पूछती थी कि खाना खाया कि नहीं खाया। तो दोनों के अपने रोल थे। हाँ, अनफॉर्चुनेटली 2022 में पापा नहीं रहे, तो उसके बाद से मेरी माँ ने वो दोनों रोल निभाए हैं कि ये मैं खुद देख सकती हूँ कि हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं सब चीज़ें सही कर रही हूँ। तो वो मेरे माँ और बाप दोनों बन के तब से लगी हुई हैं। तो इतने हिम्मत वाले घर वाले होने के बाद मैं कैसे हिम्मत हार सकती थी? तो ये भाई का नाम? भाई तो है नहीं, भाई तो एक सपोर्ट सिस्टम है ही जो साथ में खड़ा है। वो साथ चल रहा है, तभी मैं चल पाई हूँ इतने साल तक। अर्पणा गिल, हाँ जी सर। 5 बार, बड़ी हिम्मत है आप में। झांसी की रानी है दूसरी, इतनी हिम्मत कोई कर नहीं पाता। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ये तो माइंड डिस्टर्ब या फिर कुछ न कुछ बच्चे बस ऐसे इधर उधर। लेकिन वो क्या ऐसा, मतलब आपने सोचा भाई ठीक है, हिम्मत भी हारते गए, फिर इतना हौसला आप में कहाँ से? सर, मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी रहा है। तो साइकोलॉजी में कहावत है कि मोटिवेशन जेनेटिक्स भी रोल प्ले करता है मोटिवेशन के अंदर।
तो मेरी माँ आपके सामने बैठी हैं, हम भिवानी आए थे, तब से ये 10th पास हैं, मेरे पापा भी 10th पास थे, उनके पास बहुत बड़ी कोई ग्रेजुएशन की डिग्री या कुछ भी नहीं था। इन्होंने यहाँ पर आकर हमें पढ़ाने से लेकर हर चीज़ तक, इन्होंने भैंसों का काम, मेरी माँ की डेयरी है, वो भैंसों का काम करती हैं। आप भी उससे करते हैं? हाँ जी, मैंने समय समय पर मदद की है उनकी। मैं जितना यहाँ घर पर रहती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ मदद करती हूँ। देख लीजिए, अब नहीं तो थोड़ा सा कुछ बने नहीं और सब नखरे एटीट्यूड पता नहीं क्या क्या आ जाता है। और ये बेटी कहती है कि यहाँ पे मैं आके भैंसों का भी करती हूँ, घर के सारे काम काज करती हूँ। शायद ही पूरे काम काज जानती होंगे घर के। हाँ जी, मैं एक दूध निकालने के अलावा बाकी सब जानती हूँ। वो प्रैक्टिस की वजह से थोड़ा छूटा हुआ है, बाकी मैं सब काम कर लेती हूँ। तो मेरी मोटिवेशन या फिर डिसिप्लिन जो भी आया मेरी माँ से आया। आप देखिए, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, इनको कोई छुट्टी नहीं मिलती है। सुबह 4 बजे उठती हैं, रात के 12 बजे तक। तो जो जीन्स में इतनी डिसिप्लिन और इतना मोटिवेशन है तो मुझ में कैसे नहीं होता सर। तो फिर आपने ये मकसद बना क्यों लिया, मुझे IAS IPS से बनना है? ये पूरा टारगेट आपने फिक्स कर दिया, अर्जुन को मकली क्या होती है? सर ये बचपन से ही मुझे दिखाया गया था। मेरे दादाजी पूर्व सरपंच रह चुके, मेरे नाना जी पूर्व सरपंच रह चुके। वो लोग थे जिन्होंने मुझे ये सपना दिखाया था। मैं 7th क्लास में थी तो मेरे नाना जी कहते थे कि एक ये ऐसी पोस्ट है जिस पर आप जाकर ना इतने लोगों का भला कर सकते हो जितना शायद इंसान किसी भी रूप में नहीं कर सकता। एक नेता आता है 5 साल के लिए आता है, कुछ भी आता है एक समय के लिए आता है, लेकिन आप जब इस पोजीशन पर एक DM बन जाते हो तो आप एक गरीब माँ से लेकर एक अमीर आदमी तक हर किसी की मदद कर सकते हो। तो वो जो मोटिवेशन मुझे बचपन से सिखाया गया था कि ये एक चीज़ है, वो रही और उसी की वजह से टारगेट रहा। मैंने BSc की थी तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि खोने को कुछ है। मुझे ये पता था कि मैं कोई बैकअप प्लान बनाकर नहीं चली थी, तो मेरा A B सब प्लान यही है और मुझे यही करना है। तो हमारे साथ अर्पणा गिल मौजूद है खास बातचीत में। मैं सैल्यूट करता हूँ क्योंकि रास्ते बंद होने के बाद ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। इनकी माता जी से मिल लेते हैं। पिताजी तो है नहीं, पहले पिताजी को क्या कहेंगे? थोड़ा सा फोटो लग रही है। पिताजी वो देख रहे हैं, उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो हैं साथ। तो ये हो पाया, मतलब मेरे पास हर दिन था कि मैं हार मान लूँ। सब चीज़ें फाइनेंशियली सोशली चीज़ें काफ़ी बिगड़ी भी हैं उनके जाने के बाद, क्राइसिस भी बहुत देखा है हमने। लेकिन उनकी कुछ सीख थी कि मैं ये याद रखना मैं हूँ और वो हैं और मैं महसूस कर सकती हूँ। तो वो हैं, ये स्ट्रेंथ की वजह से मैं भी यहाँ पर पहुँच पाई हूँ। तो वो देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। उन्हें मैं बस यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू ये ज़िंदगी देने के लिए। और मुझे हर जन्म में अगर भगवान पूछ सकता है या मेरी इच्छा पूछी जाए तो मुझे यही माँ बाप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब आपकी माता जी से जानेंगे, उससे पहले मैं पहले आपसे जान लेते हैं जी। अच्छा, ये क्या खा के पैदा किया था ये झांसी के रानी? इनका बताएंगी अभी। अच्छा, बर्थ था उस दिन आपका? हाँ जी। तो कभी सोचा था बेटी इतने ऊंचे पायदान पे जाएगी? या फिर 5 बार हताश हो गए फेल होने के बाद? दुआ करके ली थी जी, भगवान मुझे एक बेटी देना, और भगवान ने मेरी प्रे सुनी और ये होनहार बेटी दी मुझे। तो 5 बार वो कहते हैं ना, फेलियर बहुत कुछ सिखा के जाते हैं लोगों को। तो कभी हताश नहीं हुई बेटी? आपने पता था नहीं बेटी नहीं कर पाएगी, अब तो घर पूरा विश्वास था बेटी करेगी। समय थोड़ा ठीक नहीं था, थोड़ा लक ठीक नहीं था, इसीलिए नहीं हुआ। भरोसा कहाँ से आ रहा था? भगवान से, भगवान पर भरोसा। तो फिर बचपन में कहाँ पे पढ़ाई की बेटी? 3री क्लास तक गांव में, कौन से गाँव में? लाड़ावास। और फिर यहाँ एडमिशन 3री क्लास से लेकर +2 तक BPS स्कूल में, भिवानी पब्लिक स्कूल में। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है आप लोगों का यहाँ तक पहुँचने के लिए। हाँ जी। तो बचपन में मारते बहुत थे आप बेटी को? नहीं जी, कभी नहीं, कभी नहीं की जी। ये दादी जी बैठी इनसे पूछ लो, नहीं की शरारत। तो फिर यहाँ बेटा थोड़ा शरारती था लेकिन बेटी नहीं थी। अच्छा, हाँ, बेटी नहीं थी, बहुत समझदार। बेटा फिर इनको पीट देता था? हैं? हाँ बेटा ये मार खाती रहती थी। लेकिन ये समझदार, बचपन से ही समझदार थे जी। तो हम आपको बताते चले, बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है लाड़ावास गांव, और ये बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र की बेटी है। चरखी दादरी जिले से आते हैं ये। अर्पणा गिल
हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। सैल्यूट करता हूं, क्योंकि इतना आसान नहीं है। बिजनेस कर लीजिए, रास्ते वो भी कठिन होंगे आपके। आप नौकरी कर लीजिए, वो भी इतने आसान रास्ते नहीं हैं, क्योंकि आपको 50,000 रुपये 30,000 रुपये सैलरी मिलती है। 30 दिन तक लगातार आपको आग की तरह जलाया जाता है जब हाथों में पैसे मिलते हैं। आप किसी फील्ड में चले जाइए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है सफ़र, क्योंकि हर चीज़ में मेहनत मांगती है, और जो मेहनत करते हैं वो कहीं न कहीं सफल भी हो जाते हैं। और आपको नहीं है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, जो फेलियर है उनने भी इतिहास रचा है। अच्छा, अब ये बताइए, यहाँ से आप दिल्ली कब चले गए थे? सर मैं 2017 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, तो 1 जून को मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे। 5 जून को मैं दिल्ली चली गई थी। वहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने ऑफलाइन कोचिंग के लिए एनरोल कर लिया था। किस चीज़ की कोचिंग? मैंने सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए। तो 1 साल तक मेरी कोचिंग चली। 2018 में मैंने अपना पहला प्रयास दिया, जिसमें मैं असफल रही। वो एक सबसे बड़ा सेटबैक था, क्योंकि हम बाहर बैठकर ये सपने देखते हैं कि मेरा पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा। मैंने मेहनत बहुत की थी, पर मैं ये भूल गई थी कि हर कोई मेहनत करता है। तो वो चीज़, कुछ गलतियाँ मुझसे हुई थी जो मैंने सीखी, खुद को फिर अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज़ किया कि कहाँ पर कमी रही। वो चीज़ें मैंने सुधारने की कोशिश की, और कुछ चंद पॉइंट पे मैं 2019 वाले एग्ज़ाम से बाहर रह गई थी। तो वो हर फेलियर मुझे कुछ सिखाता गया। हाँ, मुझे थोड़ा समय लगा, पर चीज़ें ये हैं कि जब आपको रास्ता खुद के लिए बनाना हो तो समय लगता है। मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, तो पर मैं आज कह सकती हूँ कि हाँ, कल को मेरे छोटे भाई बहन तैयारी करेंगे तो मैं हूँ गाइडेंस के लिए। तो वो एक चीज़ है, जो चीज़ आप अपने तजुर्बे से सीख पाते हैं, वो सिर्फ कोई और नहीं सिखा सकता, क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो सबको एक टाइप की इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो एक ही स्ट्रेटेजी देते हैं। एक बात जानना चाहूँगा, आपने कोचिंग ली, तो ये जो असिस्टेंट्स, जो आपका ये कमिश्नर हैं, इसके लिए भी कोचिंग ली? नहीं सर, इसके लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, ये एग्ज़ाम मेरे प्लान में नहीं था। मुझे सिविल सर्विसेज मेरा टारगेट था, पर ये पेपर यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम था, इसके कुछ सब्जेक्ट्स अलग थे, जैसे लेबर लॉज, अकाउंटिंग, वो सब मैंने अलग से तैयारी की थी। वो जैसे अभी आप यूट्यूब का कह रहे थे, तो वो पूरी तैयारी मैंने यूट्यूब से की थी। और एक कौन सी तैयारी? ये एपीएफसी के लिए जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने थे वो। अच्छा, उसकी तैयारी भी आपने यूपीएससी के लिए भी कुछ तैयारी किया? हाँ जी, यूपीएससी की तैयारी तो मेरी चल रही है। पहले मैंने जैसे आपको बताया यूट्यूब से सब? हाँ जी, कोचिंग के बाद जो सेल्फ स्टडी की, उसके में यूट्यूब ही था। यूट्यूब पे मैं कहना चाहूँगी ओनली आईएएस करके एक चैनल है, उस चैनल के साथ मैं तब से जुड़ी हूँ जब वो एक चैनल था। आज वो एक फुल फ्लेज्ड इंस्टीट्यूट है। पर जैसे ये होता है कि आप किसी दूसरे की एक जर्नी में जुड़े होते हैं तो आप उनको अपना मानते हैं, तो वैसा ही उस इंस्टीट्यूट के साथ है। वो फ्री में सब मटेरियल दे रहे हैं, यूट्यूब पे भरकर बहुत कुछ है। कोचिंग आपने पाँचों जो अटेम्प्ट किए सबके लिए कोचिंग जारी रखी? नहीं सर, मैंने ऑफलाइन कोचिंग मैंने कुछ पे करके वो एक ही बार ली थी। उसके बाद से मैंने खुद से तैयारी की, जो भी मुझे हेल्प चाहिए थी फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर सब चीज़ें होती हैं, करंट अफेयर्स का जो भी है। प्रतिशत यूट्यूब से हम सहारा ले सकते हैं बच्चे देखने से? आप 100% ले सकते हैं यूट्यूब। हाँ जी, मैंने लिया। अपनी कोचिंग के बाद मेरी जो पूरी तैयारी रही उसमें यूट्यूब का बहुत बड़ा योगदान। यूट्यूब से सहारा? हाँ जी, जो सेल्फ स्टडी मेरी रही है वो यूट्यूब के थ्रू ही रही है। हाँ जी कितना पढ़ाई करते थे? लगभग 2, 4, 6, 8, 10 घंटे? सर, जो 2017 में जब मैंने कोचिंग शुरू की थी तो उस टाइम पे पूरा टाइम क्लासेस में चला जाता था, तो खुद सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कम टाइम बचता था। यही मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक गलती हो रही थी, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं था। फिर 2019 के बाद से जो मैंने तैयारी शुरू की वो खुद से स्क्रैच से सब नोट्स अपने बनाए, सब चीज़ें अपनी प्रिपेयर की। तो उस टाइम पे मैंने 9 से 10 घंटे में सुबह लाइब्रेरी जाती थी खाना खाकर, फिर अपना जो जितना दिन में खाना होता था वो खाना बनाकर लेकर जाती थी। वो खाने के बाद वापस आकर, तो उस टाइम पे मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी थी कि जो कमी रह गई मुझे 2019 का अपना बेस्ट देना है, और मैं ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड थी। वो एक लक फैक्टर जो कहते हैं वो एक बीच में आ गया और मैं 2019 वाला नहीं कर पाई थी क्लियर। 9-10 घंटे पढ़ना जरूरी है? सर, शुरू में पढ़ना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी उसके कि बाद? 6 घंटे पढ़ने से हो जाएगा। शुरू में जब तक आप सिलेबस कवर नहीं करते तब तक आपको 9 से 10 घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास कुछ और है भी नहीं करने को, अगर आपने टारगेट बना लिया। किताब कौन सी? एनसीईआरटी या फिर कोई विशेष? सर, डेफिनेटली शुरुआत आप एनसीईआरटी से करें, उन्हें समझें। उसके बाद हायर लेवल की बुक्स होंगी, हर सब्जेक्ट की अपनी बुक्स हैं। आपने कौन सी? सर, मैंने एनसीईआरटी से शुरुआत की थी। उसके बाद हाँ जी, पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। ये सबने यूपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं सब बच्चों ने यही बताया, एनसीईआरटी सबसे पहले और फिर लक्ष्मीकांत के। लगभग सबके मुख से यही सुना है
ये किताब, फिर अखबार कौन से कितना लेते थे? सर अखबार 2 हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। आप दोनों में से किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। क्या देखते थे? सर मेरा ये था कि मैंने न्यूज़पेपर को स्किप किया था। मैं क्योंकि यूट्यूब की जो मैं आपको बता रही थी हेल्प, वो यही थी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एडिटोरियल की डिस्कशन डाल देते हैं, जो हर जगह से न्यूज़पेपर का न्यूज़ इकट्ठी करके प्रीलिम्स का बना देते हैं। तो अगर आपके लिए कोई मेहनत वो कर रहा है कोई और, तो आप उसका जुडिशियस फ़ायदा उठाएं, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट के बाद हार्ड वर्क इतना वर्क नहीं करता है। आप स्मार्टली जितना टाइम बचा सकें वो आपको बचाना चाहिए, क्योंकि आपको ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना होता है, जीएस के इतने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो ये जो न्यूज़पेपर वाली चीज़ थी, वो न्यूज़पेपर मैंने इंटरव्यूज़ के टाइम पे पढ़ा है। मेरा सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया था मैंने 2021 में। लेना जरूरी है। नहीं सर, अगर आप यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे एडिटोरियल डिस्कशंस होती हैं, तो आप वो सुन सकते हैं, उसके बाद आप न्यूज़पेपर स्किप कर सकते हैं। पर मैं यही कहूँगी व्यूवर्स को कि आप अपने हिसाब से करें, किसी को भी अंधे तरीके से ना फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि अखबार पढ़ के आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप पढ़ें। मुझे ये था कि अखबार जनरली आपकी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूवमेंट देता है। मुझे स्कूल से ही नॉवेल्स और बुक्स पढ़ने का शौक़ है, तो सर मुझे वो इशू कभी लगा नहीं कि मेरे रीडिंग स्किल्स की मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मेरे को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो मुझे कोई और दे रहा था बनाकर, तो मुझे था कि हाँ मैं यहाँ अपना समय बचा सकती हूँ, मैं वीडियो सुनकर तैयारी करती हूँ और न्यूज़पेपर को मैं स्किप कर देती थी। तो मम्मी पापा आप पूछते थे आपकी मम्मी भाई क्या चल रहा है, क्या कहते थे? तैयारी चल रही है। तो मम्मी कर लेती थी भरोसा, हाँ बेटी आपकी बात? हाँ, नहीं मेरी माँ ने बहुत कम पूछा है सर मेरे पापा के जाने के बाद, वरना तू ठीक है, तूने खाना खाया और क्या चल रहा है, तबीयत ठीक है, उन्होंने मुझे नहीं पूछा। उनको ये भरोसा था कि हाँ ये पढ़ती ही है। उनको ये डर था कि ये पढ़ाई के चक्कर में अपनी हेल्थ चीज़ें, आज भी मेरे घर वालों की, मेरी बुआ खड़ी हैं, सब हैं, इनकी यही शिकायत रहती है कि तू अपना ध्यान नहीं रखती है। तो उनको ये था कि हाँ पढ़ तो ये लेगी पर ये अपना ध्यान नहीं रखती है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा, सभी लोग देख रहे हैं आपको, बहुत अच्छी बात है, अच्छा खासा आपको पद मिल चुका है, बड़े ऑफिसर बन चुके हैं आप। अब इस दरम्यान खेलना कितना होता था? आप यूट्यूब देखते थे, फेसबुक देखते थे, टीवी देखते थे, या कोई फिजिकल गेम करते थे, या घर वालों से गपशप करते थे, या कोई फिल्में देखते थे, या गाना गुनगुनाते थे? सर मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट मेरा डांस में भी है और मैं राइटिंग भी करती हूँ, मैं पोइट्री राइटिंग करती हूँ। तो मुझे जब समय मिलता था तो मैं वो करने की कोशिश करती थी। उसके अलावा मेरा 1 घंटा रोज़ मेरी माँ से बात करने में जाता था सोने से पहले। उसके हाँ कभी मैं जैसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रही हूँ, पढ़ाई का देख लिया, उसके अलावा कुछ भी छोटा ऐसे लगा कि जो स्टैंड अप, दिमाग स्ट्रेच हो गया उसमें क्या? मैं स्टैंड अप कॉमेडी देखती हूँ। अच्छा, माइंड फ्रेश? हाँ जी, वो माइंड फ्रेश हो जाता है उससे। या फिर जो अपने फ्रेंड्स हैं, मेरा एक बहुत लिमिटेड सर्कल है जो दूसरा परिवार जिसे कहते हैं, वो जो मैंने अपने उस पे बनाया है, मेरे दोस्त हैं कुछ करीबी, मैं उनसे बात कर लेती थी, वो भी सेम जर्नी में हैं, उनकी भी सेम स्ट्रगल है, तो हम एक दूसरे की मोटिवेशन रहे हैं कि हाँ आज मैं लो हूँ तो कोई और मुझे मोटिवेट करेगा। अर्पणा गिल, अब बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, कौन सा गाँव? लाडावास। लाडावास गांव से आते हैं, छोटा सा गांव है बाड़ा विधानसभा में, ऐसा कुछ महानगर नहीं है। यहाँ पे आपने इतिहास रचा है, मैं सलूट करता हूँ, सभी लड़के आपको देख रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, जो आपकी जो सर्विस लगी है, ये जो बच्चे डायरेक्ट कुछ करना चाहें, कहाँ पे क्या देखें, कैसे फॉर्म भरें, किस तरह से एग्ज़ाम दें, कहाँ कोचिंग लें, क्या क्या उनको करना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल से समझा? हाँ जी सर, यूपीएससी नोटिफिकेशन निकालती है इस एग्ज़ाम की। अगर आपको साल में कितनी बार? सर ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एग्ज़ाम रेगुलर नहीं है। ये एग्ज़ाम इसके अंडर ये ईपीएफओ का, ईओएओ का होता है, वो 2-3 साल में निकाल देते हैं, पर एपीएफसी का जैसे मैंने आपको बताया बहुत साल बाद हुआ है। तो इस चीज़ के लिए आप रेगुलरली तैयारी नहीं कर सकते, पर अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे मौके अगर आपको मिलते हैं तो आपको देना चाहिए ज़रूर एग्ज़ाम। मुझे भी एक टाइम तक ये था, मैंने सीएपीएफ का दिया था, मैंने सीडीएस का भी दिया है, मैं कॉन्फ्रेंस आउट थी, क्योंकि मैं उस टाइम पर मुझे ये था कि मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है। पर आज मैं यहाँ पर हूँ तो अपने एक्सपीरियंस से ये कहूँगी कि 1-2 साल अच्छी तैयारी करने के बाद आप एक स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान बना लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता सिचुएशंस कब कैसी हो जाएं। एक नौकरी अगर हाथ में आ जाती है तो आपको माइंड में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी फील होती है, माइंड में भी एक सिक्योरिटी रहती है कि हाँ मेरे पास कुछ है, अब मैं फ्री माइंड से ये तैयारी कर सकता हूँ। तो वो मैं कहना चाहूँगी कि 2-3 साल की अपनी एक सीरियस रिग्रेस तैयारी के बाद आप
कोई आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो ये ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होते हैं अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए यूपीएससी नोटिफिकेशन निकालती है। आप वो नोटिफिकेशन आएगी तो आपको हर जगह इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आजकल टेलीग्राम ग्रुप्स पे, यूट्यूब पे आपको वो मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो क्या अर्पणा गिल आप संतुष्ट है? गाड़ी रथ यहीं पे रुकने वाला है आपका? अच्छी खासी जॉब मिल गई, अच्छी खासी सैलरी है, गाड़ी घोड़े कोठी बंगले सब मिलने वाले हैं, एक एज ए ऑफिसर अधिकारी के तौर पे आप जुड़ेंगे। सर अब चीज़ें सिर्फ गाड़ी घोड़े और यहाँ तक नहीं है, एक इमोशनल चीज़ है जो भी रह रखी है। मेरे पापा का सपना था और मैं अभी इस पर नहीं रुक सकती। उनका टाइम बाकी है अभी हाँ, और वो फाइनल बिल्कुल जुनून इतना बना हुआ है बेटी में। एक अटैम्प अभी बाकी आईएएस आईपीएस का और उसमें फाइनल है, इन्होंने बोल दिया। तो ये फाइनल पक्का फाइनल कर दिया आपने? हाँ जी सर, आप दोबारा आएंगे देखिएगा। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे लोगों को? सब देख रहे हैं आपको, बड़ी मेहनत की है आपने भी। बहुत खुशी हुई है जी, बहुत अच्छा लग रहा। मोर्चा के है जी, बच्चा की देख रेख है, अपना काम है जो थोड़ा बहुत बना हो काम करा। हाँ, लेकिन बच्चा पर विश्वास है कि एक दिन बच्चे कुछ बने, उनके दादा का, पापा का, पूरे गांव का, शहर का नाम रोशन हो, बुजुर्गों। आज तो लोग कहेंगे ये अर्पणा गिल की माता जी जा रही है, अर्पणा की, और अब से आपसे नाम से, आपके पति के नाम से जानते थे, आज अर्पणा की माता जी जा रही है, कैसा लग रहा है? नहीं जी, देखो नाम तो पिताजी का ही चलेगा। पॉपुलर होगी हरियाणा में? हैं? भगवान की दुआ है जी। अच्छा, आपका क्या नाम? सुनीता जी। ये दादी जी क्या कहेंगे बेटी को लेकर? कहती मेरी बेटी ने बहुत मेहनत करी से, दादो पापो जाए पाता भी आगे मेरे तो बोलियो कौन सा बेटा। थोड़ा सा दादी है, खुश है और खुशी के आंसू भी हैं, और इन्होंने साफ बता दिया मैं बोल नहीं सकती इतनी खुशी में। जी क्या कहेंगे? आंसू में आंसू ही नहीं, ये रिश्तेदार है सब इनके, और क्योंकि दादाजी नहीं है, पिताजी नहीं है, तो थोड़ा सा खुशी का माहौल है, और ये आंसू भी खुशी के। अगर वो होते आज तो ये खुशी 4 गुना बढ़ गई होती। सर वो तो हम नहीं लेके आ सकते, लेकिन आपकी खुशी साझा जरूर कर रहे हैं। मैं बेटी का नाना लगता हूँ, लेकिन ये खुशी के आंसू है। भगवान ने इनको साथ दिया, बुजुर्गों का इनका साथ है, और ये बेटी और भी आगे बढ़ेगी। जो हिम्मत नहीं हारते उन बच्चों को रास्ता ज़रूर मिलता है, और माँ बाप, दादा दादी, इनका बुजुर्गों का साथ है। भगवान रास्ता एक बंद करता है तो 6-7 रास्ते खोलता है बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों ने कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस क्लास में फेल हो गया तो आगे नहीं पढ़ूंगा। उसको संघर्ष, हिम्मत और जोश ये साथ रखना चाहिए, ताकि अपने दादा दादी का, गांव का और माँ बाप का नाम रोशन करें। आप बहुत हिम्मत नहीं आ रही ना। जो इनकी माता है, एक जमींदारा करते हुए, गोबर पात करके और डायरी करके अपने बच्चों को पाला है, पोषा है। कभी झुके नहीं, रुके नहीं, आगे बढ़ते रहो, यही नारा था माँ बाप का, दादा दादी का। बेटा हम तेरे साथ हैं। पिताजी नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा इस परिवार में अभी भी साथ चल रही है। ये रिश्तेदारों को भी सलूट करता हूँ। ऐसे रिश्तेदार भगवान सबको दे। जितना खुशी आज इनको है और दुख भी है, नहीं तो आज के ज़माने में भाई भाई का दुश्मन है, माँ बेटे की दुश्मन है, पति पत्नी आपस में दुश्मन हैं, हाथ हाथ को काट रहा है। लेकिन ये आंखों में आंसू हैं अपने प्यारे रिश्तेदारों के लिए। अर्पणा गिल, हाँ जी सर। आपकी अच्छी खासी पोस्ट है, 2-3 आपके सेंटर हैं, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। अब कई बच्चे पहला अटेम्प्ट में ही हो जाते हैं और बिगर कोचिंग के भी हो जाते हैं। वो ये क्या है, लक, किस्मत या फिर? नहीं सर, उसे लक नहीं कहेंगे पूरा। कुछ लोगों की एक हिडन टैलेंट होता है, या फिर एक कहेंगे हिडन मेहनत होती है। फिर तुक्का? नहीं, तुक्का नहीं हो सकता सर, क्योंकि एक अचानक कैसे हो जाता है? ये नया लड़का गया, ना कोचिंग ली उन्होंने, यूट्यूब पे देखा और सीधा सिलेक्शन हो गया। सर बात ये होती है कि आप उससे पहले कितने, क्योंकि कम से कम अब
ऑनेस्टली आप कितने ही मेंटली आप ये हों कि आपका बहुत आईक्यू बहुत हाई है या बहुत इंटेलिजेंट है, फिर भी आपको 1.5 से 2 साल एक बेसिक तैयारी करने में लगेगा। कुछ लोग ये चीज़ बताते नहीं हैं, कुछ लोग अपनी एक टाइम आने से ग्रेजुएशन के टाइम पे कर लेते हैं तैयारी, कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करते हैं, वो एग्ज़ाम एक टाइम के बाद देते हैं। तो मेरे पास ये गाइडेंस नहीं थी। अगर आज को मुझसे कोई पूछता है तो मैं बता सकती हूँ कि कब तैयारी शुरू कर दो, किस तरीके से करनी चाहिए। अटेम्प्ट देने में हड़बड़ाहट ना करें, क्योंकि मैंने वो की थी। मतलब मुझे लगता था मैंने मेहनत कर ली। हाँ जी, हड़बड़ाहट नहीं। एग्जाम्पल बता दूं, अभी दादरी के एक लड़का लगा है और वो डीसी लगा है, तो वो उसके साथी थे, वो 5-5 साल के ट्राई कर रहे हैं और वो फेल होते जा रहे हैं। वो पहली बार जाता है और वो उनसे ही पूछता है सारी बातें। एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही किताब शेयर करते हैं, उनसे पूछ के वो कुछ करता है और उसका नंबर भी शायद ही 7वां या 5वां नंबर आया उसका, और पहली बार गांव से जाके। तो ऐसा कैसे? मेहनत के बाद लक, इंडीड आई वुड से, कि मैंने खुद देखा है ये बहुत करीब से कि किस्मत भी एक चीज़ होती है और उसका आपके साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। अपना गिल मारी छोरी छोरा थे कम नहीं। फिल्म आई थी। हाँ जी, आप बोल के बताइए। हमारी छोरी छोरा तो कम कोनी। कोनी, ये हरियाणा की लैंग्वेज है। और एक फिल्म आई थी उसमें बताइए, मारी छोरी छोरा तक कम कोनी। क्या नाम? अनुज गिल। अनुज गिल भाई? हाँ जी, बड़ा भाई हूँ मैं इनका। तो पीटते क्यों था? नहीं, मैंने कभी नहीं पीटा। यही मेरे को डांटती थी, पीट भी थी और समझाती भी थी। अच्छा। मैं सच बता रहा हूँ, ये थी मेरे से उम्र में छोटी, लेकिन मैं ये लेकिन दादी माँ जैसे काम करती थी। इंद्र की आईक्यू और माइंड बहुत। स्कूलिंग टाइम में मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे को गाइड करती थी। मेरे से जूनियर होते हुए भी हमेशा इसने सपोर्ट किया, हमेशा। और सिर्फ मुझे नहीं, मैं हमारी जो बुआ के बच्चे हैं, मामा के बच्चे हैं या फिर जो भी हैं, सबको इसने हमेशा गाइड किया है, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सब इससे पूछते हैं। और आज हमें खुशी है कि जो सबका सपना था वो आज, अभी हम ये नहीं कह सकते कि पूरा सपना पूरा हो गया, लेकिन एक पड़ाव पे ये आज पहुंच गई है। और जो इसका सपना है वही हम सबका सपना है कि एक दिन ये IAS बने और देश की सेवा करे। ये हमारे साथ खास बातचीत में बने हुए थे। ये गिल परिवार है पूरा, और इनके रिश्तेदार मेरे साथ खास बातचीत में हैं। पढ़ाओ कैसा भी हो, बेटी पार कर चुकी, मुकाम हासिल कर चुकी है। ऐसी सर्विस के लिए पता नहीं लाखों बच्चे कतार बना के खड़े रहते हैं। एक बात दिमाग में रही, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? सर ये रिटर्न जो एग्ज़ाम था वो आई थिंक 5 लाख करीब बच्चों ने भरा था। उसके बाद जो रिटर्न क्वालिफाई कर पाए थे वो 580 करीब बच्चे थे, और सीटें 159 थी। तो जो फाइनल रिक्रूटमेंट हुई है वो 159 पोस्ट पर हुई है। 500 कुछ बच्चों में आप कहाँ पे खड़े हैं? सर मैं दूसरे नंबर पर खड़ी क्या हूँ। बात है सर, दूसरे नंबर पे। 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 500 कुछ बच्चे वहां पे लिए जाते हैं, 159 कहीं ना कहीं नौकरी जो लगने, बच्चे जो रिश्तेदार हैं उन पे तैनात करने हैं, जो अफसर लाइन में ये बेटी गई है। दूसरा स्थान पूरे इंडिया में अर्पणा गिल, ऐसा ही है? हाँ जी सर, ऐसा ही है। चलो, जितनी तारीफ करी उतनी कम है। तो चलते चलते क्या कहना चाहोगे हरियाणा के, भारत के लोगों को, बच्चों को, लड़कियों को खासकर? सर लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले मैं माँ बाप को कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर भरोसा रखें। एक बाहर एक परसेप्शन है, जैसे ही हरियाणा की बात होती है तो फीमेल जेंडर रेशो इस सब पर बात उठ जाती है कि 2011 का सेंसस देखिए, आपका जेंडर रेशो देखिए। बिल्कुल वो आज सुधर चुका है और हमारी लड़कियां हर फील्ड में आगे जा रही हैं। पर उदाहरण हर घर से बनता है, तो आप अपनी बेटियों को बेटों से कम नहीं समझें। जितना मौका आप अपने बेटों को दे रहे हैं उतना अपनी बेटियों को दें, क्योंकि मेरी रिश्तेदारी में आजकल जो बेटियां कर रही हैं, मेरी बुआ की लड़की है वो IIT रुड़की से कंप्यूटर साइंस से BTech कर रही है, दूसरी बहन है वो IIT रोपड़ से कर रही है। तो मैं आज फॉर्चुनेटली घर वालों की दुआओं से यहाँ पर पहुँच पाई। तो हमारे परिवार में, रिश्तेदारी में जो लड़कियाँ कर रही हैं, लड़के अभी तक उस मुकाम पर नहीं पहुँचे हैं, तो लड़कियों को मौका दें। पहले बात ये माँ बाप से, उसके बाद लड़कियों से कि जब माँ बाप आप पर इतना भरोसा करते हैं तो उस भरोसे को सही रखें, वो मेहनत आप करती रहें और उन्हें भरोसा दिलाएं कि आप उनकी बेटी हैं, आप एक लड़की नहीं हैं, पराया धन नहीं है, आप कुछ नहीं हैं, आप एक बेटी हैं और आप उनका नाम रोशन करेंगे। जी अर्पणा गिल, मुझे एक बात और बता दीजिए चलते चलते। बहुत अच्छा, अर्पणा गिल हमारे साथ खास बातचीत बनी हुई है। अब कैमरे के सामने एक वादा करके जाइए चलते चलते। अफसर लाइन में हैं, अक्सर
इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी कुर्सी मिलने के बाद ये नीचे के लोग कीड़े मकोड़े नज़र आने लगते हैं। बड़ी लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। गरीब आदमी रोज़ ऑफिसों के चक्कर काटता है, फटे पुराने कपड़े लाइन में पीछे पीछे खड़ा रहता है, रोज़ उसको धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन उसका नंबर कभी नहीं आता। और वो दिहाड़ी छोड़ के, दिहाड़ी मजदूर बेचारा, और जो पैल टाइल कोई मेरे जैसा अच्छा खासा व्यक्ति तुरंत अपना काम करवा के चलता बनता है। क्या आप छोटी देंगी? वो कहते नहीं युवा आएंगे, देश का भविष्य बदलेंगे, कब उनका नंबर आएगा? क्या वो पीछे खड़ा है बेचारा गरीब, सहमा, दबा, कुचला, उसको आगे बुला के आइए बाबा हम आपका पहले काम करें। बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा। मेरी स्कूलिंग कुछ इस तरीके से इंक्लूसिव वे में हुई है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन, ये मेरे सर हैं, तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव से हुई। मैंने हर सेक्शन के साथ बैठ के चीज़ें की हैं, तो जो उस टाइम में रूढ़िवादी चीज़ें होती थी मैं उनसे ऊपर तभी से उठी हुई थी। उसके बावजूद मैंने अपनी स्कूलिंग देखी, मैंने हर टाइप के लोग देखे हैं, मैंने अपने घर में सिचुएशंस देखी हैं कि मैंने अपनी सोसाइटी में आसपास करप्शन को बहुत नॉर्मलाइज होते हुए देखा है कि आप इस चीज़ के लिए एक अप्रोच लगा दीजिए, इस चीज़ के लिए मैं लाइन में लगी हूँ, कोई आएगा और वो लाइन तोड़ कर आगे चले जाएगा। तो ये जो चीज़ें हम देखते हैं ना, ये हमें हमारी कंडीशनिंग करती हैं। तो वो चीज़ मैंने देखी है और वो मैंने हमेशा से सोचा है। सर मैं ये कैमरा है इसलिए नहीं कह रही, वो मेरा नेचर है, वो मेरा कैरेक्टर है कि हाँ, मेरा ईमानदारी की राह पर मुझे हमेशा यही सिखाया गया है। जब मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी की प्रेरणा, राम नाम जपना पराया माला। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जब मोटिवेट किया गया था तब भी यही कहा गया था कि आप कितने लोगों का भला कर सकते हो। मेरे दादा, मेरे नाना, सब मेरे पापा, इनकी सोच ये थी कि कोई आपके पास आए वो खाली हाथ ना जाए, कोई उम्मीद लेकर आए वो उम्मीद पूरी करो। ये पैसा, नाम, वो आप जब काम करते हो ना, वो सब अपने आप कमाया जा सकता है। तो सर वो मेरी टीचिंग्स हैं और डेफिनेटली आई विल वर्क फॉर एवरीवन। जो भी जो सोसाइटी में जिसे कहते हैं ना कि पिछड़े से पिछड़ा, जैसे हर चीज़ के लिए गांधी जी ने सर्वोदय का कहा था कि अंत्योदय तक पहुंचो, तो वो चीज़ मेरी हमेशा रहेगी सर मेरे प्रिंसिपल्स में। आपकी मम्मी देख रही है, बेटी बोल क्या रही है, टपर टपर टपर। हम तो इतना नहीं बोलते थे, हमारे परिवार में कोई इतना बोलता नहीं है। वो एक सांस ऐसे देख रही है कि ये मेरी बेटी है या दूसरी है, आपकी मम्मी देख रही है। नहीं, उन्हीं से मिले हैं मुझे ये जीन्स। वो कैमरे के सामने नहीं बोल पा रही हैं, पर वो उन्हीं से मिले हैं, वो पूरे जीन्स वहीं से हैं। हाँ जी, थैंक यू अर्पणा गिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के, आपका कीमती समय। थैंक यू सो मच सर। तो हमारे साथ अर्पणा गिल खास बातचीत बनी हुई थी। और पिताजी का साया सिर से उड़ जाता है तो बहुत दिक्कतें होती हैं। समाज में सब लोगों को भली बात ही पता है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, लगातार चलती रही और इन्होंने इतिहास रच दिया है। और आज ये अच्छे खासे पद पे हरियाणा की सब बेटियां देख रही हैं। अर्पणा गिल कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि भैंस का दूध निकालना, गोबर डालना, खेती करना, हर काम में निपुण हैं और फिर भी इतिहास रचा है। और मैं सलूट करता हूँ इस बेटी को। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।